हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में कौन-कौन से वंश थे, तो इसमें शुंग वंश को पढ़ेंगे, कण्व वंश को पढ़ेंगे और सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। क्योंकि मगध में राज करने वाले जो 7 राजवंशों में से 4 राजवंशों को हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब 3 राजवंश शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये 3 वंश को आज हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुंग वंश की ओर चलते हैं और उसके बाद कांड वंश, फिर सातवाहन वंश की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग शुंग वंश को देखेंगे। शुंग मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, मौर्योत्तर काल को ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। और ब्राह्मण, क्योंकि यहाँ होता क्या है कि बौद्ध धर्म का प्रचार होने के बाद जब शुंग वंश आया तो बौद्ध धर्म को पीछे करके मतलब वैष्णव धर्म को अपनाया गया और बौद्ध धर्म को पीछे हटाया गया। तो इसलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो इन्होंने जो मौर्य वंश में अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो उसका सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, मैंने बताया आपको कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की, तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। और जो पुष्यमित्र शुंग था तो वो राजधानी विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। ये भी पूछ देता है और ये भी पूछ देता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के। और क्वेश्चन ये भी पूछता है पतंजलि किसके समकालीन थे, तो ये भी क्या बताना है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पुष्यमित्र ने मिनांडर हिंद यूनानी को युद्ध में पराजित कर दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। और जो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन कालिदास की एक रचना मालविका अग्निमित्र में मिलता है। क्योंकि अग्निमित्र और चूँकि शुंग वंश में एक शासक अग्निमित्र था और अग्निमित्र किससे संबंधित था, तो शुंग वंश से। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी क्रम में शुंग वंश से और जानकारी देखते हैं। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवमूर्ति रहे। और जैसे मौर्य वंश में जो स्तूप होते थे, अशोक के स्तूप और विभिन्न प्रकार के स्तूप, उसमें लकड़ी के रेलिंग बनाए जाते थे। जबकि शुंग वंश में स्तूप का निर्माण जो है उसके रेलिंग पाषाण से, स्तूप में पाषाण के रेलिंग बनाए जाते थे, पत्थर के। और इसमें वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ, जबकि मौर्य वंश में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। जबकि शुंग वंश में वैष्णव धर्म का उत्थान, मतलब उसको शुरू किया गया था, वैष्णव धर्म को अपनाया जा रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी क्रम में शुंग वंश के बाद कर्ण वंश के देखते हैं। और कर्ण वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसके संस्थापक और अंतिम शासक कौन था, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। और इसके संस्थापक वासुदेव हैं। संस्थापक के रूप में कौन है, तो वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक सुशर्मा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है कि सुशर्मा जो था तो वो भी, उसकी हत्या क्या है, सिमुक ने कर देता है और सातवाहन वंश की स्थापना कर देता है। तो कर्ण वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। अगले वंश देखते हैं, सातवाहन वंश को चलते हैं। तो सातवाहन वंश में संस्थापक जो थे सिमुक थे। सिमुक ने जो है तो सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी और अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो महाराष्ट्र में है। और प्रमुख शासक जो थे सातवाहन वंश के, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। और नागनिका के नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मण
अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान का जिक्र मिलता है, क्योंकि सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को क्या होता है कि भूमि की जो है तो दान दिया जाता था, जबकि बौद्ध धर्म में जो है तो ब्राह्मणों को भिक्षा दी जाती थी और विभिन्न प्रकार के सामान दिए जाते थे, लेकिन सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को भूमि दान किया जाता था। ये जिक्र कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख से। और ये अभिलेख किसका है? तो नागनिका का है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सातवाहन ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, जिनमें से सीसा, चांदी, प्लेटिन आदि के सिक्के होते थे। तो सातवाहनों ने सीसा, चांदी, प्लेटिन आदि के सिक्के चलाए, ये भी ध्यान में रखना है। सातवाहन वंश जो था तो ये मत सत्तात्मक था। मत सत्तात्मक कैसे था? तो जैसे कोई भी अगर राजा होता था, कोई भी अगर संतान जन्म लेता था, उसका नाम माता के नाम पर रखा जाता था। उसका नाम के पहले माता का नाम रखा जाता था, इसलिए मत सत्तात्मक था। बल्कि जो राजा होते थे तो वो पितृ सत्तात्मक होते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन डाट ये पूछ दे कि सातवाहन वंश कैसा था, तो आपको मात्र सत्तात्मक ही बताना है। बल्कि पूछ दे कि राजा के रूप में कैसा था, तो पितृ सत्तात्मक था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में सातवाहन वंश के कला से संबंधित देख लेते हैं। कला कैसी थी? तो कारले चैत्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कारले चैत्य सातवाहनों के समय में ही कारले चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ब्राह्मी लिपि महत्वपूर्ण लिपि थी सातवाहन वंश की, और अमरावती कला का विकास इसी समय हो रहा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सातवाहन वंश और हम लोग तीनों प्रकार के वंशों को देख लिया, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते। तो मेन टॉपिक आपको ध्यान में रखना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।